दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। तो आइए सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को शुरू किया जा चुका है। जैसे कि रोज़ ही क्लास हमारी शाम 5 बजे शुरू हो जाती है, वैसे ही आज भी हमारी क्लास को शुरू किया जा चुका है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि जिन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँचाया जा सका है उन तक भी पहुँचाया जा सके। और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बरकरार रखे होंगे और प्रैक्टिस सेट्स को लगाते होंगे और हमारे साथ भी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, हमारी क्लासेस के साथ जुड़ते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखिए। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को करते हैं तो वैसे ही आज हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के परागकण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा पैलियोबॉटनी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इथनोबॉटनी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा डेंड्रोबॉटनी, चौथा ऑप्शन हो जाएगा पेलिनालॉजी। ठीक है, तो क्या कहलाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो जीवाश्म और पौधों दोनों के परागकणों का जो अध्ययन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा हमारा पेलिनालॉजी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। सेकंड में हमसे पूछा गया है, उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान जूलॉजी की शाखा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा हर्पेटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इथोलॉजी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मेमोलॉजी और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा मोर्फोलॉजी। तो क्या कहलाती है हमारी उभयचरों का अध्ययन, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाएगा? उभयचरों का अध्ययन कहलाएगा। वैसे ही इथोलॉजी को क्या कहते हैं? जंतु के व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, जंतुओं के जो व्यवहार का अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। मेमोलॉजी क्या कहलाता है? स्तनधारियों का अध्ययन। मेमोलॉजी के क्या कहलाएगा? स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? मेमोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? पादपों और जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, पादपों और जंतुओं का आकारीय संरचना क्या कहलाती है? हमारा मॉर्फोलॉजी कहलाती है, यानी कि इसका ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। थर्ड में हमसे पूछा गया है, वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा बिहार में, बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, डी हो जाएगा हमारा सिक्किम में। तो क्या हो जाएगा हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4 में पूछा गया है हमसे, तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा चनकन दर्रा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बोमडेला दर्रा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हपूनगन दर्रा। ठीक है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा कुमाजवंग दर्रा। तो क्या हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तवांग और लहासा को जोड़ने वाला दर्रा क्या होता है? बोमडेला दर्रा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बोमडेला दर्रा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 5 में हमसे पूछा गया है, किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अनेक लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? ठीक है, ऐसे कौन से राज्य के शिल्पकार हैं जो पौष मेले में क्या करते हैं? लोक नृत्य करते हैं, संगीत प्रदर्शित करते हैं, भोजन, संस्कृति ये सब क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो वो कहाँ के लोग हो जाएंगे? पहला ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल, तीसरा हो जाएगा राजस्थान, चौथा हो जाएगा उत्तराखंड। तो क्या हो जाएगा हमारा? पश्चिम बंगाल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहाँ के लोग होते हैं? पश्चिम बंगाल के। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 6 में हमसे पूछा गया है, तैमूर द्वारा ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा 1645, दूसरा ऑप्शन होगा 1398, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1452, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1215। तो क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1398। क्या हो जाएगा? 1398 ईस्वी में क्या किया गया था? दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत तक रूप में देखा गया था। ठीक है, तो 1398 हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 7 में हमसे पूछा गया है,
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था? पहला हो जाएगा हमारा जलाल उद दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा शम्स उद दीन इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक और चौथा ऑप्शन हो जाएगा नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन था उस टाइम राज्यपाल? तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 8 में हमसे पूछा गया है टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है टीवी रिमोट कंट्रोल? तो पहला हो जाएगा हमारा अल्ट्रासोनिक तरंगे, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा लेज़र तकनीक, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ब्लूटूथ तकनीक, चौथा ऑप्शन हो जाएगा इंफ्रारेड तरंगे। ठीक है, तो कौन सी तरंगे हो जाएंगी हमारी? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी तरंगों पर काम करता है टीवी रिमोट कंट्रोल? तो इंफ्रारेड तरंगे, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। 9 में हमसे पूछा गया है सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा निजाम शाह ने, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन फरीद ने, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा खिजर खान ने, चौथा ऑप्शन हो जाएगा बहलुल खान ने। तो क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? खिजर खान ने। ठीक है, किसने की थी? खिजर खान ने। कब की थी? 1414 ईस्वी में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 10 में पूछा गया है हमसे विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सा हो जाएगा हमारा? माजुली नदी द्वीप है, ये आप सभी जानते हैं। तो जो हमारा आंसर देख लेते हैं हम। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा हो जाएगा असम में, तीसरा हो जाएगा नागालैंड में, चौथा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा? माजुली जो द्वीप है, नदी द्वीप है, ये क्या हो जाएगा हमारा? असम में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। 11 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? यानी कि कौन सा दर्रा है जो किसको? जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। तो पहला हो जाएगा हमारा लानक ला दर्रा, दूसरा हो जाएगा हमारा चांग ला दर्रा, तीसरा हो जाएगा हमारा बनिहाल दर्रा, चौथा हो जाएगा अघिल दर्रा। तो कौन सा दर्रा हो जाएगा हमारा? बनिहाल दर्रा हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये किसको जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 12 में हमसे पूछा गया है किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? पहला हो जाएगा हमारा बीस्फीति, दूसरा हो जाएगा अस्फीति, तीसरा हो जाएगा मुद्रास्फीति और चौथा हो जाएगा मुद्रास्फीति जनित मंदी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर की निरंतर वृद्धि क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। 13 में हमसे पूछा गया है जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा ऑप्शन, कौन कौन से 3 घटक होंगे? पहला ऑप्शन हो जाएगा स्टील, लोहा तथा ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा लोहा, नाइट्रोजन तथा आर्द्रता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा हीलियम, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। तो कौन सा हो जाएगा जो जंग लगने में क्या है? आवश्यक है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या क्या? लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता, यानी कि नमी। आर्द्रता किसे कहते हैं? नमी को। लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता होगी तो वहाँ पर क्या है? जंग लग जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। 14 में हमसे पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानून सहायता को प्रदर्शित करता है? पहला हो जाएगा हमारा 39A, दूसरा हो जाएगा 32A, तीसरा हो जाएगा हमारा 43A, चौथा हो जाएगा 48A। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सभी को क्या करता है? मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 39A। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? 39A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो क्या करता है? सभी के लिए समान न्याय प्रदर्शित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। 15 में हमसे पूछा गया है 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु के सदस्य हैं। ठीक है, जो 16वीं लोकसभा थी उसके सबसे अधिक आयु के सदस्य कौन थे? तो पहला हो जाएगा हमारा फ़ारूक अब्दुल्ला, दूसरा हो जाएगा मुरली मनोहर जोशी, तीसरा हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी, चौथा हो जाएगा राम जेठमलानी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आयु के जो सदस्य थे 16वीं लोकसभा के, वो कौन हो जाएगा? लाल कृष्ण आडवाणी, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा
16 हो जाएगा, एक सेकेंड। 16 में हमसे पूछा गया है गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी। पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा नमक टैक्स हटाना, कानून तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना। दूसरा हो जाएगा खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना। तीसरा हो जाएगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। चौथा हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा। तो कौन सा हमारा जो है नहीं रखी गई थी, इसमें से कौन सी शर्त नहीं रखी गई थी, ये वाला हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना। ठीक है, ये जो शर्त थी वो हमारी नहीं रखी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा हमारा। 17 में हमसे पूछा गया है सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा मैलिक एसिड, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा फॉर्मिक एसिड और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा नाइट्रिक एसिड। तो कौन सा एसिड है जो सेब में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, मौलिक एसिड पाया जाता है। ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ों के एसिड पूछ सकते हैं, जैसे कि अंगूर या इमली का, तो क्या हो जाएगा हमारा टार्टरिक एसिड हो जाएगा। संतरे में क्या पाया जाता है, संतरे और नींबू में तो सिट्रिक एसिड हो जाएगा। सिरका और अचार में पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा और दही और दूध में कौन सा हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा हो जाएगा, मेथेनाइक या फिर फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। 18 में हमसे पूछा गया है यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा टॉलीगंज गोल्फ क्लब कोलकाता, दूसरा हो जाएगा क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स श्रीनगर और चौथा ऑप्शन हो जाएगा रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब कोलकाता। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड जो किंगडम में सबसे बाहर पुराना गोल्फ है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। 19 में हमसे पूछा गया है बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के में परिवर्तन लाती है। तो बेरिएट्रिक सर्जरी है वो किस लिए की जाती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा फेफड़े में परिवर्तन लाती है, दूसरा हो जाएगा पाचन तंत्र में, तीसरा हो जाएगा नाक की नली में, चौथा हो जाएगा हृदय में। तो क्या हो जाएगा हमारा पाचन तंत्र में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेरिएट्रिक जो सर्जरी होती है वो किस लिए की जाती है, पाचन तंत्र के परिवर्तन में। ठीक है, पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस द्वारा अनुशंसित है। तो पहला हो जाएगा हमारा किसान कल्याण सोसाइटी, दूसरा हो जाएगा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, तीसरा हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग, चौथा हो जाएगा हमारा माप और तेल आयोग। तो कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या हो जाएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। 21 में पूछा गया है डैश की कमी से रिकेटस रोग होता है। मतलब कौन सी विटामिन की कमी से क्या होता है, रिकेटस रोग होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी की, दूसरा हो जाएगा विटामिन बी की, तीसरा हो जाएगा हमारा विटामिन ए की और चौथा हो जाएगा हमारा विटामिन सी की। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है, जो कि वयस्कों में होता है। ठीक है, और इसे और क्या बोलते हैं, इसे ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। यानी कि रिकेट्स तथा ऑस्ट्रोमलेशिया नामक क्या हो जाता है, रोग हो जाता है, जो विटामिन डी की कमी से होता है, जिसमें क्या होता है पैर हड्डियाँ टेढ़ी और कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, पूछ ली जाती हैं। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। 22 में हमसे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से को संश्लेषित करने में करते हैं। किसको संश्लेषित करने में करते हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा सुक्रोज, चौथा ग्लैक्टोज। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या किसके लिए करते हैं, ग्लूकोज को संश्लेषण में करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। 23 में हमसे पूछा गया है दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। पहला हो जाएगा सुजाता मनोहर,
दूसरा हो जाएगा अन्ना चांदी, तीसरा हो जाएगा लीला सेठ, चौथा हो जाएगा रूमा पाल। तो कौन थी हमारी जो उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश? तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में पूछा गया है भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? मतलब भारत का जो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, तीसरा हो जाएगा हमारा सिक्किम, चौथा हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में। क्या हो जाएगा? भारत में जो सबसे ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन स्थित है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और कहाँ पे स्थित है? दार्जिलिंग में स्थित है, ठीक है। और इसका नाम है हमारा घूम स्टेशन, घूम स्टेशन। और इसकी जो ऊंचाई है वो हमारी 2258 मीटर है, यानी कि इतनी, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 2258 मीटर, ठीक। और कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में हमसे पूछा गया है भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद और विधानसभाओं के चुनाव को पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 314, दूसरा हो जाएगा 341, तीसरा हो जाएगा 342, चौथा हो जाएगा हमारा 324, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, जो क्या करता है? विधानसभाओं के चुनाव को सर्वेक्षण करने की अनुमति देता है। और ये कौन से भाग में रखा है? भाग 15 में रखा गया है, ठीक है। और यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा हमारा। 26 में हमसे पूछा गया है दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप पूछा गया है। तो पहला हो जाएगा ऑप्शन हमारा उपमांडा, दूसरा हो जाएगा माजुली, तीसरा हो जाएगा वाहबनी, चौथा हो जाएगा मुयू नरो। तो कौन सा हो जाएगा? माजुली, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? माजुली नदी द्वीप, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में हमसे पूछा गया है राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक महीने में एक बार बैठक करता है। इसमें पूछा गया जो राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग बोर्ड है वो एक महीने में कितनी बार बैठक करता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 3, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 6, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 9 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 2। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा 3, यानी कि कितनी बार 3 महीने में एक बार बैठक होती है। किसकी? मध्यम बोर्ड की, ठीक है। कितने महीने में? 3 महीने में एक बार। और इसका गठन कब हुआ था? 15 मई 2017 को, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में हमसे पूछा गया है बरगला, चौबारा, चवाक्कड़ और नतीका राज्य में समुद्र तट है। कौन से राज्य में ये समुद्र तट पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये जो नाम दिए हैं वो किसी राज्य के समुद्र तट के हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कहाँ? केरल। केरल में ये सारे समुद्र तट पाए जाते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। 29 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप यानी कि वोकल फॉर्म नहीं है? कौन सा वोकल फॉर्म नहीं है इसमें से? तो पहला हो जाएगा धमार, दूसरा हो जाएगा पखावज, तीसरा हो जाएगा ध्रुपद, चौथा हो जाएगा तराना। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? पखावज। बाकी सारे क्या हैं? हमारे वोकल फॉर्म हैं और इसमें से कौन सा नहीं है? पखावज नहीं है, यानी कि वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा। 37 में हमसे पूछा गया है, एक सेकेंड, 37 है। एक क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, कोई बात नहीं। तो इसमें हमसे पूछा गया है कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था? मतलब ये जो कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध है वो किन दो राज्यों के बीच में विवाद है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, दूसरा हो जाएगा कर्नाटक और गोवा, तीसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, चौथा हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा? हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसके बीच विवादित है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच। कौन सा है? अलमट्टी बांध। और कहाँ है ये? कृष्णा नदी पर। यानी कि 3 क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में से बन रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। 38 में हमसे पूछा गया है कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सैयद बही अशरफ, दूसरा हो जाएगा अलाउद्दीन साविर कलियारी, तीसरा हो जाएगा हमारा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बखियार काकी,
और डी हो जाएगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो किसके नाम पर रखा गया था? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसके नाम पर रखा गया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में हमसे पूछा गया है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? पहला ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद सूरी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा शेर शाह सूरी, तीसरा हो जाएगा सिकंदर सूरी, चौथा हो जाएगा बहलोल सूरी। तो हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किसे हराया था? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसे हराया था? सिकंदर सूरी को, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 40 होगा हमारा। 40 में हमसे पूछा गया है, पूर्वोत्तर भारत में तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे पूछा गया, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को के रूप में जाना जाता है, मतलब किसके रूप में जाना जाता है? तो पहला हो जाएगा हमारा लदांग, दूसरा हो जाएगा चेना, तीसरा हो जाएगा झूम और चौथा हो जाएगा हमारा लोगान। तो कौन सी कृषि के नाम से जाना जाता है? झूम खेती। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? झूम खेती। और ये झूम खेती मोस्टली कहाँ पर होती है? तो त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है? झूम खेती होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 होगा हमारा। 41 में हमसे पूछा गया है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में 12वीं शताब्दी ईसवी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान है जो बौद्ध काल में वास्तुकला और उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। पहला हो जाएगा हमारा सतना, दूसरा हो जाएगा विदिशा, तीसरा हो जाएगा सांची और चौथा हो जाएगा हमारा देवसा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सांची, यानी कि कौन सा सही हो जाएगा? वास्तुकला सांची हो जाएगा, यानी कि सांची का स्तंभ जो सभी जानते होंगे, तो वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 में हमसे पूछा गया है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के सदस्यों किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेने कौन लेता है? ठीक है, 10वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग जो लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता पर से संबंधित मुद्दे का निर्णय कौन लेगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा उपराष्ट्रपति और चौथा अध्यक्ष। तो कौन हो जाएगा हमारा? लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 में हमसे पूछा गया है, 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन हो जाएगा एलेसिड्रो वोल्टा, दूसरा हो जाएगा हेनरी मोजले, तीसरा हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन और चौथा हो जाएगा लुइस पास्चर। ठीक है, तो किसने किया था हमारा 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार? तो हेनरी मोजले, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। 44 में हमसे पूछा गया है, डैश ने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को संहिताबद्ध किया है। यह निष्कर्ष निकाला है कि ताप का निरपेक्ष शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है? पहला हो जाएगा विलियम क्रूक्स को, दूसरा हो जाएगा विलियम थॉमसन को, तीसरा हो जाएगा लुइस आल्वारेज को, चौथा हो जाएगा रॉक हुक को। तो किसको किया गया था? विलियम थॉमसन को, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 में हमसे पूछा गया है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा आय वितरण रोजगार दर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा रोजगार दर, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कर योग्य आय लोच। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? 20 करेक्ट हो जाएगा। जो लॉरेंज वक्र होता है वो क्या दर्शाता है? हमारे आय वितरण को, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 में हमसे पूछा गया है, डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया। ठीक है, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसको विख्यात किसने किया था? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला ऑप्शन हो जाएगा गुरु अंगद देव, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा गुरु श्री हर राय, चौथा ऑप्शन हो जाएगा श्री गुरु रामदास। ठीक है, किसने किया था? तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे पूछा गया है, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है? ठीक है, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो ये सभी जानते होंगे,
फिर भी देख लेते हैं एक बार, विटामिन के की कमी से, विटामिन सी की कमी से, प्रोटीन की कमी से, या फिर विटामिन ए की कमी से। तो क्या हो जाएगा हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। और अगर पूछा जाएगा कि विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो क्या किसने किया था? फंक ने किया था। कौन से सन में? 1912 में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। 48 में हमसे पूछा गया है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे? पहला ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा ऑप्शन हो जाएगा हर्षवर्धन। तो क्या हो जाएगा? हेनसांग जो आए थे वो किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये 15 वर्षों तक क्या रहा था? भारत में रहा था। ठीक है, 630 से और 643 ईस्वी तक के मध्य। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन? हेनसांग। ठीक, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में हमसे पूछा गया है, पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? पहला हो जाएगा विलियम रॉन्टजेन, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा लुइस अल्वारेज। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हेनरी मोजले, चौथा ऑप्शन हो जाएगा विलियम क्रुक्स। तो किसकी देन हो जाएगी हमारे? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लुइस अल्वारेज, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। 50 में हमसे पूछा गया है, मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने यह पता किया कि जो मीथेन गैस है उसको बिजली की चिंगारी के रूप में विस्फोट किया जा सकता है? तो पहला हो जाएगा हमारा एलेसेंड्रो वोल्टा, दूसरा हो जाएगा विलियम थॉमसन, तीसरा हो जाएगा लुइस पास्चल, और चौथा हो जाएगा हमारा विलियम क्रुक्स। तो किसने किया था? एलेसेंड्रो वोल्टा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के साथ। आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।